मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 30 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 31 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मंगला देवी चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बीमार हैं। डॉक्टर ने खून जांच कर देखा, काला आजार नहीं, टाइफाइड है। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर तहसीलदार साहब के गुहाल में रहते हैं और मास्टरनी जी भगवान भगत की एक झोपड़ी में। भगवान भगत ने गाड़ी बैल रखने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी, लेकिन अब अगले साल टीन का मकान देने का इरादा है, इसलिए इस बार गाड़ी बैल नहीं खरीद सका। चरखा सेंटर खुलने पर गांव के लोगों ने भगवान भगत से कहा, घर तो खाली ही है, मास्टरनी जी के रहने के लिए घर नहीं है। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली कर दिया जाएगा। कोटा परमिट के जमाने में कांग्रेसी लोगों की बात काटना ठीक नहीं। नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोपड़ी का ही किराया 15 रुपया मिलता। मंगला देवी ने हैजा के समय रात रात भर जागकर रोगियों की सेवा की, और जब वह खुद बीमार पड़ी तो उसके पास बैठने वाला भी कोई नहीं। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर साहब बारी बारी से एक एक घंटा ड्यूटी दे जाते हैं। रात में चिचाए की माँ आकर सोती है, लेकिन बूढ़ी इतनी हुक्का पीती और खांसती है कि मंगला देवी के ज्वर की ज्वाला और भी तीव्र हो जाती है। बुढ़िया जब सोती है तो इतने जोरों के खर्राटे लेती है कि पास पड़ोस की नींद खुल जाए। डॉक्टर कहता है, यदि यही हालत रही तो संभालना मुश्किल होगा। घर खत लिखकर किसी को बुला लेना ठीक होगा। घर, यदि घर से कोई आने वाला होता अथवा खबर लेने वाला होता तो मंगला देवी चरखा सेंटर में क्यों भर्ती होती। उसे घर छोड़े हुए 5 साल हो रहे हैं। मंगला देवी ने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर के पशु को उसने बहुत बार करीब से देखा है। विधवा आश्रम, अबला आश्रम और बड़े बाबुओं के घर आया की जिंदगी उसने बिताई है। अबला नारी हर जगह अबला ही है। रूप और जवानी नहीं, यह भी गलत। औरत होना चाहिए, रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर। उसका कौन है अपना? कोई नहीं। और कालीचरण बाबू, डॉक्टर साहब ने कहा है कि झोपड़ी में आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों का कीर्तन वाला घर साफ सुथरा है, हवादार है। मंगला देवी यादव टोली के कीर्तन घर में आ गई। कीर्तन घर में ही सोशलिस्ट पार्टी की ऑफिस है। कालीचरण इसे ऑफिस ही कहता है, लेकिन सोशलिस्ट ऑफिस का नाम सुनकर मंगला देवी शायद नहीं आती। दवा पी लीजिए। नहीं पीऊंगी। पी लीजिए मास्टर जी दवा। काली बाबू, एक बात कहूं? कहिए। आप मुझे मास्टरनी जी मत कहिए। तब क्या कहूं? क्यों, मेरा नाम नहीं है मंगला देवी? नहीं तो सिर्फ मंगला। दवा पी लीजिए। मंगला कहिए। मंगला। 15 दिनों से कालीचरण मंगला देवी की सेवा कर रहा है। दिन में तो और लोग भी रहते हैं, लेकिन रात में कालीचरण की ड्यूटी रहती है। डॉक्टर कहते हैं अब कोई खतरा नहीं, कमजोरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मंगला देवी के शरीर में सिर्फ हड्डियां बच रही हैं, बाल झड़ रहे हैं। वह खाने के लिए बच्चों की तरह रूठती हैं, रोती हैं और बर्तन फेंकती हैं। बाली नहीं पीऊंगी। छेना का पानी भी कोई भला आदमी पीता है? कालीचरण हाथ में पथ्य का कटोरा लेकर घंटों खुशामदे करता। लीजिए, इसमें नींबू डाल दिया है, अब खा लीजिए, कल नहीं परसों भात मिलेगा। कालीचरण का व्रत टूट गया। उसके पहलवान गुरु ने कहा था, पट्टे, जब तक अखाड़े की मिट्टी देह में पूरी तरह रचे नहीं, औरतों से 5 हाथ दूर रहना। कालीचरण का व्रत टूट गया। 5 हाथ दूर रहने से मंगला देवी की सेवा नहीं की जा सकती थी।
बिछावन कपड़े बदलते समय, देह पोंछ देने के समय कालीचरण को गुरुजी की बात याद आती थी। लेकिन क्या किया जाए? काली कहाँ गया? काली, क्या है? कहाँ की चिट्ठी है? सेक्रेटरी साहब ने लिखा है, सोमवार को जिला पार्टी की रैली है। लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? क्यों? तुम जाओ, मैं तो अब अच्छी हो गई। रैली के बाद सेक्रेटरी साहब ने कालीचरण को रोक लिया है। कामरेड, आप 2 दिन और रह जाइए। सैनिक जी की स्त्री अस्पताल में भर्ती हैं। सैनिक जी पटना गए हैं, परसों आ जाएंगे। अस्पताल में दोनों बेला खाना पहुंचाना है, कोई है नहीं। सेक्रेटरी साहब की बात को टालना बड़ा कठिन है। कामरेड की स्त्री, कालीचरण को रह रहकर मंगला की याद आती है। वह राह देख रही होगी। वासुदेव जाकर कहेगा कि 2 दिन बाद आएंगे। सुनते ही उसका मुंह सूख जाएगा, चेहरा फक हो जाएगा। एकदम बच्ची की तरह है मंगला का मुंह। कालीचरण ने बीहदाना और संतोला भेज दिया है, वह छुएगी भी नहीं। वासुदेव क्या समझाएगा? हद तेरे की, यह शहर के लौंडे बड़े बदमाश होते हैं। ठीक पीठ के पास जाकर साइकिल की घंटी बजाएगा, और अभी तो खाना गिर जाता। उल्लू कहीं का, गिलास ऐसे ही धोता है। उल्लू। कालीचरण के गाल पर मानो किसी ने जोर से एक तमाचा जड़ दिया। उल्लू। उसका सारा शरीर झिनझिन कर रहा है। सैनिक जी की स्त्री ने उसे क्या समझा है? नौकर? बहन जी गिलास। खबरदार, बहन जी मत बोल। बगल की खाट पर जो चमगादड़ जैसी औरत लेटी हुई है बोली, कौन देश का आदमी है? आदमी है या भूत? बात भी नहीं करना जानता है? अरे जानता नहीं है, ग्वाला 60 बरस तक। सैनिक जी की स्त्री बोली। उसका सिर चकराने लगा। सैनिक जी भी तो ग्वाला ही हैं। कालीचरण की आंखों के आगे सरसों के फूल जैसी चीजें उड़ने लगी। यदि किसी मर्द ने बातें कही होती तो आज खून हो जाता, खून। कालीचरण की कनपट्टी गर्म हो गई है। मंगला देवी भी तो औरत ही है। हाँ, कहाँ मंगला और कहाँ यह भूतनी। गले की आवाज एकदम खिखिर की तरह है। खिखिर माने लोमड़ी। खेंक खेंक। बातें करती है तो लगता है मानो दांत काटने के लिए दौड़ रही है। शायद यह भी कोई रोग ही है। रौथाट स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर कालीचरण जल्दी जल्दी घर लौट रहा है। उसे देखते ही मंगला खुशी से खिल जाएगी। संतोला सूख गया होगा, बीहदाना पड़ा होगा। दोनों ओर का रेल भाड़ा बचाकर कालीचरण ने एक पैकेट बिस्कुट खरीद लिया है। डॉक्टर साहब ने मंगला को बिस्कुट खाने के लिए कहा है। कालीचरण ने कभी बिस्कुट नहीं खाया है। शायद इसमें मुर्गी का अंडा रहता है। वह रह रहकर बिस्कुट के डब्बे को छूकर देखता है। इसके अंदर कुड़कुड़ क्या बोलता है? कहीं अंडा फूटकर सिताराम सिताराम। जय हिंद काली जी। एह, ओ बामनदास जी, हम तो चमक गए। यहाँ क्यों पड़े हैं? आप तो इस तरह आंख मूंद कर सरेसा घोड़े की तरह चल रहे हैं कि सरेसा मने दौड़ने वाले घोड़े की जाति। जंगली जामुन के पेड़ की छाया में बामनदास लेटा हुआ है। छाया में जाने पर कालीचरण को मालूम हुआ कि धूप कितनी तेज है। हम तो रात की गाड़ी से ही उतरे। कल दफा 40 का फैसला हो गया। हो गया? क्या हुआ? अरे होगा क्या, सबों की दरखास्त खारिज हो गई। हम पहले ही जानते थे। कल गांव के सभी रैयत आए थे। फैसला सुनकर सभी रोने लगे। अब जमींदार जमीन भी छुड़ा लेगा। जमीन छुड़ा लेगा? नहीं, उस दिन हम लोगों की रैली में प्रस्ताव पास हो गया। जमींदार लोग रैयतों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते। इसके लिए पार्टी संघर्ष करेगी। काली बाबू, प्रस्ताव उस्ताव से कुछ नहीं होता है। बावनदास के होठों पर भेद भरी मुस्कान दौड़ जाती है। आप बैठिए दास जी, हमको जरा जल्दी है। हाँ, आप जाइए, हम आपके डेग पर भी जा नहीं सकेंगे। कालीचरण चलते चलते सोच रहा है, अब ठीक हुआ है। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। क्या है, बिस्कुट? मंगला देवी प्यार भरी झिड़की देती है। किसने कहा फिजूल पैसा खर्च करने को? वह देखो तुम्हारा संतरा और बेदाना पड़ा हुआ है, मैं नहीं खाती। डॉक्टर साहब ने कहा था। मंगला बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि खुद भूखे रहकर संतरा बेदाना और बिस्कुट खरीद कर लाना।
कालीचरण को सैनी जी की स्त्री याद आती है। उल्लू, 60 साल तक नाबालिग। खा लो मंगला, पहले तुम एक बिस्कुट खाओ। बिस्कुट मीठा, कुरकुरा और इतना स्वाद वाला होता है। इसमें दूध, चीनी और माखन रहता है, अंडा नहीं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 31 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 32 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। बैसाख और जेठ महीने में शाम को तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद सिर्फ 3 आने लबनी बिकता है। चने की घुगनी, मूड़ी और प्याज और सफेद झाग से भरी हुई लबनी, खटमिट्ठी शकर चिनिया और बैर चिनिया ताड़ी के स्वाद अलग अलग होते हैं। बसंती पीकर बिरले पियक्कड़ ही होश दुरुस्त रख सकते हैं। जिसको गर्मी की शिकायत है वह पहर रतिया पीकर देखे, कलेजा ठंडा हो जाएगा। पेशाब में जरा भी जलन नहीं रहेगी। कफ प्रकृति वालों को संझा पीनी चाहिए। रात भर देह गर्म रहता है। साल भर के झगड़ों के फैसले तड़बन्ना की बैठक में ही होते हैं और मिट्टी के टुकड़ों की तरह दिल भी यहीं टूटते हैं। शादी ब्याह के लिए दूल्हे दुल्हन की जोड़ियां भी यहीं बैठकर मिलाई जाती हैं और किसी की बीवी को भगा ले जाने का प्रोग्राम भी यही बनता है। जगदेवा, पासवान, दुलारे, सनीचर और सुनरा ताड़ी पी रहे हैं। सोमा जट आज आने वाला है। रौतहत के हाट में उसने कहा था एतबार को तड़बन्ना में आएंगे। सोमा जट हाल में ही जेल से रिहा हुआ है। नामी डकैत है, लेकिन अब सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। सुनरा ने कालीचरण से पूछा और कालीचरण ने जिला सेक्रेटरी साहब से पूछा। सेक्रेटरी साहब ने कहा साल भर तक उसके चाल चलन को देखकर तब पार्टी में मेंबर बनाया जाएगा। उस पर नजर रखना होगा। नजर क्या रखना होगा, बीच बीच में सेक्रेटरी साहब को जाकर कहना होगा सोमा का चाल चलन एकदम सुधर गया है। कालीचरण को वासुदेव समझा देगा। सोमा यदि पार्टी में आ जाए तो सारे इलाके में बड़े लोग ठीक हो जाए। पार्टी में आ जाने से थाना पुलिस क्या करेगा? सेक्रेटरी साहब क्या दरोगा साहब से कम है? देखते हो नहीं, जब भाखन देने लगते हैं तो जमाहिर लाल को भी पानी पानी कर देते हैं। मजाल है दरोगा ने इंस्पेक्टर की पार्टी के खिलाफ मुंह खोले। खेल है। लाल पताका अखबार में तुरंत गजट छापी हो जाएगा। दरोगा का जुलम। चरित्र कर्मकार को तो पार्टी से निकाल दिया है। सीमेंट में बहुत पैसा गोलमाल कर दिया। हिसाब पत्तर कुछ भी नहीं दिया तो उसको निकालेगा नहीं। पार्टी का बंदूक पिस्तौल भी नहीं दिया। लेकिन सेक्रेटरी साहब कालीचरण जी से प्राइवेट में बोले हैं किसी तरह उससे बंदूक पिस्तौल ऊपर करो, सरकार को जमा देना है। इसीलिए कालीचरण जी उससे हेलमेल कर रहे हैं। वह बात एकदम गुपुत है। खबरदार कहीं बोलना नहीं सनीचरा। हाँ, नहीं तो जानते हो क्रांति पार्टी की बात खोलने की क्या सजा मिलती है? ढांड। लोग पूछे तो कहना चाहिए कि क्या पार्टी को अब बंदूक पिस्तौल का काम नहीं है? नहीं। सुंदर मुस्कुराता है। अर्थात इतनी जल्दी तुम लोग सभी बातों को जान लेना चाहते हो? अभी कुछ दिन और मेंबरी करो। जब तुम्हारा कन्फर्म हो जाएगा तब सारी बातें जानोगे। कन्फर्म माने कन्फर्म। नए मेंबरों का कान कच्चा होता है। यहां सुना और वहां उगल दिया। कन्फर्म होने दो। कामरेड सोमा, आओ। तुम्हारी ही बात हो रही थी। आसरा में बैठे बैठे 2 लबनी ताड़ी खत्म हो गई। सुंदर हंसता है। सुंदर आजकल हमेशा खद्दर का पंजाबी कुर्ता पहने रहता है। पंजाबी कुर्ते के गले में 2 इंच की ऊंची पट्टी लगी हुई है। इसको सोशलिस्ट काट कुर्ता कहते हैं। सोशलिस्ट को छोड़कर और कोई नहीं पहन सकता। गांव के मेंबरों में सिर्फ 3 मेंबर ही ऐसा कुर्ता पहनते हैं, काली, वासुदेव और सुंदर। बाकी मेंबरों ने जीवन में कभी गंजी भी नहीं पहनी है। लेकिन बिना सोशलिस्ट काट कुर्ता पहने कोई कैसे जानेगा कि सोशलिस्ट है या क्रांति है? एक कुर्ते में 7 रुपए खर्च होते हैं। वासुदेव आजकल बीड़ी नहीं पीता, मोटर मार सिगरेट पीता है। सेक्रेटरी साहब, सैनिक जी, चिनगारी जी, मास्टर साहब, सभी बड़े बड़े लीडर सिगरेट पीते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर को बीड़ी नहीं सिगरेट पीना चाहिए। आज की बैठकी का पूरा खर्चा सोमा ही देगा।
इसलिए हाथ खींचकर चुक्कड़ भरने की जरूरत नहीं, ढाले चलो। 1 लबनी, 2 लबनी, 3 लबनी। चरखा सेंटर वाले कह रहे हैं, अगले साल से ताड़ी का गुड़ बनेगा, कोई ताड़ी नहीं पी सकेगा। इस साल पी लो जितना जी चाहे। सोमा का शरीर कालीचरण से भी ज्यादा बुलंद है। पुलिस दरोगा की मार से हड्डियां टूटकर गिरहा गई हैं। गिरहा माने गांठदार हो जाना। गिरह वाली हड्डी बहुत मजबूत होती है। कालीचरण की देह में हाथी दांत का कड़ापन है और सोमा के चेहरे पर लोहे की कठोरता। कालीचरण की आंखों में पानी है और सोमा की आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। कौन हर गौरी? शिव शक्कर सिंह का बेटा तहसीलदार हुआ है? कालीचरण जी हुक्म दें तो एक ही रात में उसकी हड्डी पसली एक कर दूं। सोमा मूछ में लगी हुई ताड़ी की झाग को पोंछते हुए कहता है, कामरेड, अब मूछ कटाना होगा। पार्टी का मेंबर होने से मूछ नहीं रखना होगा। सुंदर कहता है, कटा लेंगे, लेकिन कालीचरण जी हुक्म दें तो। अच्छा अच्छा, कामरेड अभी ठहरो, संघर्ष होने वाला है, प्रस्ताव पास हो गया है, तब देखेंगे तुम्हारी बहादुरी। बलदेवा को गांव से भगा नहीं सकते हो तुम लोग। सुनते हैं कि मठ की कोठारी से खूब हेलमेल हो गया है। कालीचरण जी हुक्म दें तो एक ही दिन में उसको चन्नन पट्टी का रास्ता दिखला दें। अरे बालदेव जी तो मुर्दा हो गए हैं, मुर्दा। अब उनको कौन पूछता है? उनको एक बच्चा भी अब मुंह नहीं लगाता। कांग्रेस में भी उनकी बदनामी हो गई है। वह तो हम लोगों के बल पर ही कूदते थे। कोठारिन तो 70 चूहा खाई हुई है। बालदेव जी को उसके फेर में पड़ने तो दो। हम लोग यही चाहते हैं। हाँ समझे? चरखा सेंटर पर भी अब अपना ही कब्जा समझो। मास्टरनी जी बिना कालीचरण के पूछे पानी भी नहीं पीती हैं। कुछ दिन में वह भी कामरेड हो जाएंगे। एक बौन दास, 100-150 बित्ते का आदमी कर ही क्या सकता है? 4 लमनी संझा ताड़ी खत्म हो रही है। सूरज डूबने के समय जो लमनी पेड़ से उतारी जाती है उसकी लाली तुरंत ही आंख में उतर आती है। नशा के माने और भी थोड़ा पीने की ख्वाहिश और एक लबनी। अरे बेचारे डॉक्टर के पास पैसा कहाँ, मुफ्त में तो इलाज करता है, एक पैसा भी नहीं छूता है। डॉक्टर के पास पैसा नहीं, क्या कहते हो? लोचनपुर के डॉक्टर ने पोख्ता मकान बना लिया है। जीवचगंज के डॉक्टर ने 300 बीघे की पतनी खरीदी है। सिझवा गौरैया का डॉक्टर डकैती करता है। डॉक्टर है डकैती का। कैसा डॉक्टर है तुम्हारे गांव का? असल गांव के हरखू तेली ने अलबत्ता पैसा जमाया है। पैसा महकता है। महमदिया के तालुक चंद को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है और लोहा का बक्सा कलकत्ते से ले आया है। अरे कितने बंदूक और तिजोरी वालों को देखा है। बल्लम बर्छा से ही तो सारे इलाके को हम मछली की तरह भूनकर खाते रहे। यदि एक नाल भी बंदूक हाथ लग जाए तो साले भूपत सिंह की कचहरी के नेपाली पहरेदारों को भी देख लें। जो कभी नहीं गाता है वह भी नशा होने पर गाने लगता है। और सुंदर तो कीर्तनिया है। सुराजी कीर्तन भी गाता है और किरांती गीत भी। नशा होने पर किरांती गीत खूब जमता है। अरे जिंदगी है किरांती से, किरांती में बिताए जा। दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। शनिचरा लबनी को औधा कर तबला बजाता है और मुंह से बोल बोलता है, चकै के चकधुम मकई के लावा। दुनिया के गरीबों का पैसा जिसने चूस लिया। अरे हाँ, पैसा जिसने चूस लिया। हाँ जी, पैसा जिसने चूस लिया, उसकी हड्डी हड्डी से पैसा फिर चुकाए जा। हंस के गोली दागे जा, हंस के गोली खाए जा। वाह वाह, क्या बात है। इंकलाब है, जिंदाबाद है। जरा खड़ा होकर बतौना बता के, कमर लचका के सुंदर भाई। बतौना बता के मतलब भाव दिखलाकर सुंदर खड़ा होकर नाचने लगता है। जिंदगी है किरांती से, किरांती में बिताए जा। चके के चकधुम मकई के लावा। कालीचरण ने आज शाम को बैठक बुलाई थी। ऊपर के सबसे बड़े लीडर आ रहे हैं पुरैनिया। थैली के लिए चंदा वसूलना है। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे। सबसे बड़े लीडर जी पुरैनिया आने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत कहने सुनने पर सारे जिले से 10,000 रुपए की थैली पर राजी हुए हैं। कालीचरण को 300 रुपए वसूल कर देना है। इस बार की रसीद बही पर सबसे बड़े लीडर की छापी है। लेकिन तुम लोग कहाँ गए थे? ओह, आसमान बाग, बड़ी देर हो गई।
ऐसा करने से पार्टी का काम कैसे चलेगा? बोलो, कौन कितना रुपया वसूल करेगा? 300 रुपए 10 दिन में ही वसूल कर देना है। बस 300, कोई बात नहीं, हो जाएगा। 10 दिन क्या, 5 ही दिन में हो जाएगा। 300 रुपए की बात है, इंकिलास जिंदाबाद है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 32 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। अमंगल। गांव के मंगल का अब कोई उम्मीद नहीं। हर गौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुपचाप दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो, बौना और बलदेवा से जमीन लो। सब सालों से जमीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो जमीन, राम नाम की लूट है। अरे, कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोलकर पी जाएगा? सुमृत दास बेतार की जीभ थकती नहीं। सुबह से ही बकबक करता जा रहा है। ततमा टोली में, पासवान टोली में और कोयरी टोली में घूम घूम कर वह लोगों को सुना रहा है। मैनेजर साहब ने परवाना में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया, तहसीलदार आप एकदम चुपचाप रहिए। जिन लोगों को दरखास्त देना है देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको एक नोक्स बता देंगे। वही हुआ। जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगा। चाहे जो भी कहो, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने कभी कोई नोक्स हमसे छिपाकर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमृत दास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो। सुसलिंग मुसलिंग क्या करेगा? सुमृत दास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा होश आवाज दुरुस्त रखकर बोला करो, समझे? कालीचरण की आंखें लाल लाल हैं। सुबह से ही वह सुमृत दास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर परोपगंडा कर रहा है। अटर पटर माने उल जलूल, समझे? हाँ, पीछे यह मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं। हम क्या बोले हैं? पूछो लोगों से पूछो। बोलो जी गुलचरण, सुसलिंग पार्टी? सुसलिंग मत कहिए, सोशलिस्ट कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती ही नहीं और मुंशियाती बखाते हैं। जमींदार के तहसीलदार से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से जमीन छुड़ाना हंसी टट्ठा नहीं। पार्टी के इक्रूटी में प्रस्ताव पास हो गया है। संघर्ष होगा, संघर्ष, समझे? कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। कैरेत साहब को गुस्से में ऐंठते हुए देखा है ना, ठीक उसी तरह सुमृत दास को कपकपी लग जाती है। आसपास बैठे हुए लोगों की भी धुकधुकी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता था कि जुलूस हो जाएगा। अलबत्ता देह बनाया है कलिया कालीचरण ने, देखकर डर लगता है। सोशलिस्ट मुस्ली सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेजी से जलजल कर रहा है। संघर्ष क्या होगा? दा डिग्गा दा डिग्गा। संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात माजल बजता जा रहा है। दा डिग्गा दा डिग्गा। औरतें गाती हैं, नाचती हैं, झूमुर झूमुर। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गुलर में बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सुअर के बच्चे भी किलबिला रहे हैं। हल के फाल को तोड़कर तीर बनाओ। लोहा महंगा है। हाय रे हाय, डा डिग्गा डा डिग्गा। कालीचरण ने कहा है संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्या? रिंग रिंग ता धिनता, डा डिग्गा डा डिग्गा। खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर जी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बधना पर्व की रात में तूने जो जूड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूं। बधना पर्व माने संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व। धरती का मोह भी नहीं टूट रहा। प्यारी, हमारे दादा परदादा पुरनिया के जेल में मर खप गए। मकई की बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दूधिया मकई की दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बंध गए। रे हाय, रिंग रिंग ता धिनता, डा डिग्गा डा डिग्गा। यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी सिंह ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस
100 रुपये बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन की बंदोबस्ती के लिए दरखास्त दे सकता है। अरे, तुम लोग बेवकूफ हो। ये जमीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर खास हुई जमीन पर दफा 40 की दरखास्त करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वालों को जमा बांध देंगे। यह तो हमारे हाथ की बात है। इसके लिए कचहरी की दौड़ धूप करने की क्या जरूरत? अरे सुखानु दास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का? जरा इन लोगों को तो बता दो। हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी वालों को खुराकी भी जोड़ना। सुना, हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवीकार नेताजी लोगों को देना पड़ता है। 10 रुपए नगद। सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही पैसा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिसकी जमीन नीलाम हो गई है वह यदि जमीन पर आवे तो उसकी गर्दन उड़ा दो। राज से मदद मिलेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। गाय बैल, बाछा बाछी और भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपया है। ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव बिक रहा है। जमीन, जिसके पास जमीन नहीं वो आदमी नहीं, जानवर है। जानवर घास खाता है, लेकिन आदमी तो घास खाकर भी नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी की बात को। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? कुएरी टोले के भजू महतो की जमीन उसी का भगना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरन की जमीन पर उसका चचा रामेश्वर नजर लगाए बैठा है। सोबरन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी रैयतों की नीलाम हुई जमीन खिलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की जमीन राजपूत टोले के लोग ले रहे हैं। सुमृत दास कहते हैं यह बात गुपूत है। किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं, लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के नाम से लिया है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावन दास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। पंचायत तुम ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरनिया आ रहे हैं। कामरेडों ने 5 ही दिनों में 300 रुपए वसूल किए हैं। अकेले सोमा ने 250 रुपए दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा। गांव में इस तरह फूट रहने से तो संघर्ष नहीं होगा। फिर एक बार सैनिक जी और चिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लाउड स्पीकर भी लाना होगा। चरखा सेक्टर की मास्टरनी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है। चरखा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता है। जब तक बीमार थी वहां थी तो थी, अब अच्छी हो गई तो वहां रहने की क्या हो सकता है। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थी तभी से उड़ती थी। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थी। रोज नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इनके मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थी, एमएलए, साहित्य गोष्ठी के मंत्री जी, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी सैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापिका जी हार मानकर चुप हो गईं। मंगला देवी जी की स्वतंत्रता पर आघात करके वह 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों का कोपभाजन नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहां भी मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती हैं। पाजामा और कुर्ता पहनती हैं। बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती हैं। कद नाटा, रंग सांवला और शरीर गठा हुआ है। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरहुत की आंखें। करघा मास्टर को वह तांत मास्टर कहती हैं और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जोलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे। जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं। मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती हैं। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे तो लिखें, क्या करेंगे व्यवस्थापिका जी? ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं सो वह जानती है।
पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए। बोले, गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वही गाड़ी सीधे कटिहार जाती है। दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे। रात को 12 बजे धर्मशाला ले गए। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है, सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के आसिन बाबू की बेटी है। जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी। बड़े आदमी की बेटी है। बालदेव जी ने झोली झंडा खिलावन के यहां से हटा लिया है। बालदेव जी की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही है, लेकिन बालदेव जी साधु आदमी हैं, मान अपमान से परे हैं, वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत रामस्वरूप गुसाई आए हुए हैं। बालदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में कोई असुविधा नहीं हो। बावन दास का बड़ा मन अविश्वासी हो गया है, किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता है। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं होता। वह गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है। गांगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।